हेलो। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। एक बार सारे के सारे सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आवाज़ ऑडियो वीडियो दोनों सही है कि चेक करके बताने का काम करेंगे। एक बार ऑडियो वीडियो ठीक है कि बताइए एक बार। शाबाश। संकित लाठर, जेपी शर्मा, गुरी जांगड़ा, शुभम, जीवन शर्मा ओके है, सुरेंद्र सिंह ओके है, फातिमा राव, गुरुजी आ जाओ आगे भाई, जे एस जांगड़ा। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि बताने का काम करेंगे। शाबाश। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि नू से गुड इवनिंग, एच आर 10, मोहित रोहिला, लीसो परिवार को कोटि कोटि नमन, मीनू, अभिषेक। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं कि बताने का काम करेंगे। शाबाश। विजय कुमार, संजय शर्मा, मिस चौधरी, रेखा ओके। रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर सब कुछ ओके है तो। सबको प्रणाम नमस्कार। आज की बहुत बेहतरीन क्लास होगी जिसमें हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें होंगी आज की क्लास में। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। चलो भाई, ठीक है, शुरू कर दो। कमेंट बहुत तेज़ी से भागने लगे हैं। साथ साथ आप लाइव को शेयर कर दिया करो ताकि आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं वो सारे के सारे इसको समझ सकें। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कर दिया करो आप इसने। ठीक है, राम राम सभी के भाई। चलो भाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, कर दिया शुरू। ओके है तो कर दो शुरू। शाबाश। ठीक है भाई, शुरू करूँ फिर। ठीक है, राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास होगी सीटी खातर है, हरियाणा सीटी खातर, पीजीटी की कोई भी वैकेंसी हो, हरियाणा का कोई भी टेस्ट हो, बहुत बेहतरीन क्लास है। हरियाणा जीके, नेशनल जीके, करंट अफेयर सारी चीजें इसमें आओगी। ठीक है, चूम लिया था हमने उस जमी को जहां उसके कदम टिके थे। चूम लिया था हमने उस जमी को जहां उसके कदम टिके थे। वह मेरी मां ने बोली ताई तेरा छोरा माटी खाओ है। चलो भाई शुरू करते हैं। शाबाश। देखो, सबसे पहला प्रश्न है भाई, सारी चीज आऊंगी, घबराइयो ना। हाल ही में किस फुटबॉल की टीम ने एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीतने का काम किया है? ठीक है, एएफसी जो है, एएफसी एशियन कप जो है वुमेन का पूछ रखा है, तो वो किसने जीतने का काम किया है, यह बात पूछ रखी है। सबसे पहले देखो 2022 के अंदर जो एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 हुआ था, वो कड़ा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अपने देश में हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, यानी वुमेन कप कड़ा हुआ था, तो याद रखना अपने एएफसी जो महिलाओं का जो कप जो है वो कड़ा हुआ था, तो आपने याद रखना महिलाओं का कप जो है वो भारत के अंदर हुआ था। एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 कड़ा हुआ था, तो अपना देश के अंदर हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। ठीक है, यो जो है, ठीक है, यो जो मामला जो है, यो कप जो है, इसके आगे इसमें है ना, जो भी जीतेगा तो जीता कौन है इसमें। देखो सबसे पहले भारत, चीन, फिलीपींस या फिर बांग्लादेश पूछ रखे अब कौन सा देश इसमें जीता है, तो याद रखना आपने इसमें कौन सा देश जीता है, चीन जीता है इसमें। ठीक है, यानी एएफसी वुमेन एशियन कप 2000 का खिताब, 2022 का खिताब किसने जीता है? चीन के द्वारा जीतने का काम किया गया है। यो कड़ा आयोजित कराया गया था, तो अपने देश में जो है भारत जो है, भारत अपने देश के अंदर जो है यो आयोजित हुआ था। 2023 के अंदर एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सबने मेरा फुटबॉल का। ठीक है, तो फीफा जो होगा, इस फीफा का क्वालिफाइंग हुआ था। ठीक है, तो फीफा का 2023 का जो महिला विश्व कप जो है वो कड़ा होगा, तो वो होगा न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर। और एक देश और है, फटाफट कमेंट करके बताओ दूसरा देश कौन सा है। जड़ कड़ा कड़ा होगा न्यूजीलैंड, और दूसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। AUS से समझियो, AUS। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है फीफा विश्व कप 2023 जो महिलाओं का जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2023 के अंदर होगा। एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 फुटबॉल का जो है किसने जीतने का काम किया? चीन के द्वारा जीतने का काम किया। अपने देश भारत में आयोजित हुआ था फीफा वुमेन 2023 का कप जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश जो है मिलकर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ जो अपना जी टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ये मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल है, जब भी आप टोना चाहो उड़े प्रकट हो जाऊंगा, उड़े मिल जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में फुटबॉल के देखो कुछ हुए हैं भाई प्रतियोगिता फुटबॉल की, उनके नाम आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सका। हाँ, रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, एक ट्रिक है। रोस में आकर, रोस में आकर सूंड से आम तोड़े। ठीक है, रोस में आकर सूंड से आम तोड़े। एक बार बोलो गलत गलत से, बस रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, रोस में आकर के सूंड से आम तोड़े। ठीक है, तो ये फुटबॉल के कप हैं जिनकी ट्रिक है, रो से आ गया रोवर्स कप। ठीक है, रोवर्स कप,
फुटबॉल का है। स से आ गया संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी भी किसकी है, या भी फुटबॉल की है, ठीक है। यानी रोवर्स कप, संतोष संतोष ट्रॉफी, ठीक है। रोवर्स कप आ गया, दूसरा कौन सा हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। इसके बाद में आकर छोड़ दो, से आ गया सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, ठीक है। डे से कौन सा आ गया, डूरंड कप, डूरंड, डे से कौन सा आ गया, डूरंड कप, ठीक है। डे से क्या हो गया, डूरंड कप, ठीक है। देखो, रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप। अब तीसरा कौन सा रह गया, आम, आम रह गया, आम से क्या हो गया, आशुतोष मर्डेका कप, दो रह गए, ठीक है। आ से हो गया आशुतोष कप, आशुतोष कप, और मैं से कौन सा हो गया, मर्डेका कप, मर्डेका कप। ये फुटबॉल के प्रमुख टूर्नामेंट है, फीफा का सबने बेरा है, ठीक है। तो रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी में आकर छोड़ दो सूंड से, सू से सुब्रतो कप, डे से डूरंड कप, से छोड़ दो आम, आ से आशुतोष कप, में से कौन सा हो गया, मर्डेका कप। ये सारे के सारे जो है, हाँ पूजामान बिल्कुल सही है, रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, सारे के सारे किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो आपने याद रखना ये सारे के सारे जो है वो फुटबॉल के टूर्नामेंट है, वो आपने याद रखना है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, जी हलागाज पटाइन। देखो लीसो ऐप का अपना बैकग्राउंड है, हरियाणा में सबसे सस्ती एजुकेशन देने के लिए लीसो ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके LISO लिखोगे, ये लोगो मिलेगा यूरिया, सबसे सस्ती एजुकेशन दी जाओ लीसो ऐप के ऊपर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, या फिर जल को। देखो, एक तो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कौन सी सत्ता थी, वो मातृस्थात्मक सत्ता थी, ठीक है। मातृस्थात्मक मतलब क्या है, माँ को यानी महिलाओं को उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा करती। इसके विपरीत ऋग्वैदिक काल जो इसमें पितृस्थात्मक सत्ता थी, यानी पितृ यानी पुरुषों को इसमें वो दिया जाता था, तवज्जो दी जाती थी। और आज भी जो ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था जो थी, या फिर वैदिक व्यवस्था जो थी, आज भी यूं क्यों लागू है अपने देश के अंदर। दूसरी चीज जो है, या जो व्यवस्था जो थी, या ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, या ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका काम जो था वो था क्या था, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन जो है इसका प्रमुख कार्य था, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन, पशुओं का मांस खाया करते थे ये लोग, जबकि अपन बात करा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मछलियों का मांस जो था उनके क्या था, फेमस था। इनकी सबसे फेमस नदी जो थी, यानी पवित्र नदी किसको माना करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी को सिंधु ऋग्वैदिक काल के लोग जो है, सरस्वती इनकी क्या थी, सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती इसके अंदर शामिल थी। यानी सबसे पवित्र कौन सी नदी है, सरस्वती होगी, पितृसत्तात्मक सत्ता है, या बात याद रखनी, यानी पितृसत्तात्मक है। देखो, दूसरी चीज, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो तो एक चीज का अपना बार बार जिक्र सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो थे, मकान जो थे, वो किसके बने थे, वो मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे, पक्की ईंटों के। लेकिन उर जो है घास और बांस के बने करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे ने एक बार पूछा भी था, घास एवं बांस, ठीक है, बांस और घास के मकान थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किसके बना करते, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, और घास और किसके बने होते थे, बांस के होते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में गणतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन इसमें जो आप व्यवस्था की बात करा तो कौन सी व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी थी, गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। ये चीज आपने सारे सारे याद रखनी है। दूसरे, ये लोग किसको पूजा करते थे, तो इंद्र और वरुण की, किसकी पूजा किया करते थे, इंद्र और वरुण की पूजा किया करते थे। जबकि संयुक्त फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती, ठीक है, इंद्र व वरुण, ठीक है, इंद्र और वरुण नामक देवता जो हैं इनकी पूजा करने का काम किया करते थे। और ज्वाइंट फैमिली जो है, संयुक्त परिवार आपने देखने को मिलेगा, कड़े संयुक्त परिवार। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो, उसमें संयुक्त परिवार का कोई जिक्र कड़े को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारे की सारी बात याद रखनी। और ऋग्वैदिक काल के लोग जो है किसको पवित्र माना करते थे, वो गाय को पवित्र माना करते थे, ठीक है। किसको पवित्र मानते थे, गाय जो है, गाय को पवित्र मानने का काम किया करते थे। संतरा खाना तो किसी ने कहा इसको, ठीक है। अघन्या नाम से वो जाना करते थे। गाय को किस नाम से जानते थे, अघन्या, अघन्या, यानी गाय को किस नाम से जानते थे, अघन्या, ठीक है। क्या नाम है, अघन्या। तो सारी की सारी बात आपने याद रखनी। देखो, गाय को पवित्र माना करते, अघन्या क्या करते, या व्यवस्था जो थी ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी व्यवस्था थी। इसमें राजतंत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता में गणतंत्र था। कृषि और पशुपालन के ऊपर व्यवस्था टिकी हुई थी। सरस्वती इनकी सबसे फेमस नदी थी। घास और बांस जो है, इसके मकान हुआ करते, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान थे।
इंद्र और वरुण को देवता मानते थे, जबकि ऋग्वैदिक काल के लोग जो हो वो ज्वाइंट फैमिली में बिलीव करा करते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाओ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ज्वाइंट फैमिली का कहीं कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हाँ, हरियाणा जी के भी आओगे, कदम सोचो हरियाणा करंट अफेयर भी आओगी, सारी चीजें आओगी। हाँ, एक भाई बालक पूछे थे सीजीएल खातर कोई बैच हो, स्पेशल थ्योरी बैच चाहिए सीजीएल खातर है, या फिर एचएसएससी की जो आप तैयारी करो हो, या फिर सीजीएल की तैयारी करो हो, या फिर कोई सीटी की तैयारी करो हो, और कोई रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस खातर एक नेशनल जीके का स्पेशल थ्योरी बैच अपना लिसो ऐप को प्राण लग रहा है 15 फरवरी तक। 15 फरवरी ना सुबह 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाओगी, आपने पोस्टर ऐप में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ 199 रुपए फीस है, 5 महीने तक ये ऐप बैच चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, एक बार सिंपल से क्वेश्चन है, कल से जो अपना लेवल जो हो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। वीडियो बफरिंग नहीं करेगी भाई, आवाज कट रही बार बार, ऐसा तो नहीं है। पूजामान आपके कोई दिक्कत है? मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। देखो बताओ शाबाश, पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिर या फिर जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिस बंदे को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। देखो बात है 1861 की। 1861 के अंदर जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो अस्तित्व के अंदर आया था। इसके अंदर दो व्यक्तियों का बड़ा योगदान है, सर जॉन मार्शल का और दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम का। है ओके भाई, आवाज चेक कर ली, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल के प्रयासों से 1861 के अंदर जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले निर्देशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला निर्देशक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाओ है, प्रश्न ये पूछा जाओ कि कौन सा भारतीय भारतीय जो है पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक था? तो सर दयाराम साहनी जो है। ठीक है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है 1931 से लेकर के 1935 तक जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसके पहले भारतीय महानिदेशक थे। 1931 से लेकर के 1935 तक। यानी पहला पूछ ले तो अलेक्जेंडर कनिंघम, पहला भारतीय पूछ ले तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फिर उत्तर बदल जाएगा, फिर उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ के चला तो म्यूजियम की आप बात करा तो भारत का पहला म्यूजियम जो है, ठीक है, म्यूजियम आप समझते होगे, भारत का पहला म्यूजियम जो है वो 1814 के अंदर कोलकाता के अंदर खुला था। ठीक है, कड़ा खुला था कलकत्ता के अंदर। एक सोसाइटी बनी थी 1784 के अंदर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स के प्रयासों से। और उसके बाद जो है एक म्यूजियम की स्थापना करी गई थी कोलकाता के अंदर, बात 1814 की। और ये जो म्यूजियम जो है ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, यानी भारत और एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? कोलकाता के अंदर म्यूजियम 1814 के अंदर बना था। जबकि हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन जो संग्रहालय जो है वो कौन सा है? तो ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है, जो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। जबकि संग्रहालयों का जिला किसको कहा जाता है? संग्रहालयों की भूमि हरियाणा की जींद जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखने। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पहला, एशिया का पहला म्यूजियम कलकत्ता के अंदर 1814 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रयासों से खुला था। ठीक है भाई, कमेंट बहुत तेजी से चल रहे, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। नेशनल करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा 22 अप्रैल 1969 वो तारीख है जब जेएनयू की स्थापना हुई थी। 22 अप्रैल 1969 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उसके बाद उन्होंने अपने पिता के नाम के ऊपर एक जेएनयू की स्थापना करने का काम किया था। और जी पार्थ सारथी जो है वो जेएनयू के क्या थे? पहले कुलपति हुआ करते थे। अभी हाल ही में एक महिला जो है, महिला को जेएनयू की लगभग 600 के आसपास शिक्षक हैं, 8,500 टीचर हैं, 8,500 स्टूडेंट हैं। तो पहली जो महिला वो कौन है? प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी। कौन है? प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी जो है वो जेएनयू की क्या है? पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है, 1969 के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जी पार्थ सारथी जो थे इसके पहले कुलपति थे। वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी जो है ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति चुनी गई है। ठीक है, बनाई गई है। अपने याद रखना है टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान, इसके ऊपर पीडीएफ नुक्की शेयर कर दूंगा। भड़क ना लियो जिंदगी में थोड़ी सी भी। प्रथम मानव जीवाश्म, ठीक है, मानव जीवनी है। प्रथम मानव जीवाश्म असम की किस नदी घाटी, भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये जीवाश्म है, थोड़ा सा इसने करेक्ट कर दिया हूं, जीवाश्म। ठीक है, यानी जीव जो है, जीवों का अंश जो है
प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी घाटी है, यमुना नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है, या फिर ताप्ती नदी घाटी है? ठीक है, तो फटाफट बताने का काम करें। कुलपति विद्यालय का, विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है, देखरेख करता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहला मानव का जीवाश्म जो था वो भारत की कौन सी नदी से प्राप्त हुआ था? भारत की सबसे जो बड़ी नदी है गंगा जो नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और तलहटी जो है इसके अंदर, गारा इस नदी के अंदर पाई जाओ है। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की 1385 किलोमीटर है। और जो नदी घाटी कौन सी इसमें जीवाश्म पाए गए थे वो नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी जो है, नर्मदा नदी जो है इसके अंदर जो है क्या पाए गए थे? जीवाश्म पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या? हथनोरा। क्या नाम है? हथनोरा। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह हथनोरा, हथनोरा नामक स्थान से जो है सबसे पहले जो है जीवाश्म खोजने का काम किया गया था। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे बहुत बड़े, एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर अरुण सोनकिया। और डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा जो है 1982 के अंदर इनकी खोज करने का काम किया गया था। डॉक्टर अरुण सोनकिया, डॉक्टर अरुण सोनकिया जो है उनके द्वारा जो है इसको खोज करने का काम किया गया था साल 1982 के अंदर। हाथी, दरियाई घोड़े, बहुत सारे गैंडे, उनकी मनुष्यों की खोपड़ी वगैरह वो नर्मदा नदी घाटी के अंदर डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजने का काम किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री हैं। चाहे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, चाहे राजीव दीक्षित की बात कर लीजिए, चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, चाहे डॉक्टर अरुण सोनकिया की बात कर लीजिए। पिछले दिनों डॉक्टर अरुण जो सोनकिया जो है इनका एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे। और इनके एक्सीडेंट को देख करके मुझे कुछ लोगों की याद आती है। याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद शहर के अंदर हुई थी। और मृत्यु जब हुई थी उनको कहा गया कि हार्ट अटैक आया है। उनको एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया था, मस्कुलर पेन इस तरह का कोई नाम था, वो इंजेक्शन धीरे धीरे असर करता था। डेथ रिपोर्ट जो थी उनकी, डेथ रिपोर्ट के ऊपर 8 डॉक्टर थे टोटल उनके ऊपर, 6 डॉक्टरों के साइन थे, 2 डॉक्टर ऐसे थे जिनके साइन नहीं थे। 2 अलग अलग रिपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री की मौत से संबंधित थी, एक रूस की थी और एक भारत को सौंपी गई थी। रूस वाली पे 8 डॉक्टरों के सिग्नेचर है, भारत वाली पे 6 डॉक्टरों के सिग्नेचर है। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री का एक रसोईया था और दूसरा उनका एक पर्सनल असिस्टेंट था। वो दोनों के दोनों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो है कार एक्सीडेंट के अंदर मारे गए, दोनों के दोनों। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो परमाणु बम बना रहे थे, और इसीलिए सीआईए के एक व्यक्ति थे, अमेरिका की सीआईए ने माना था कि हमने एक टोपी और गाय को मानने वाले प्रधानमंत्री उसके वैज्ञानिक की हत्या करवा दी। नाम नहीं ध्यान में आ रहा उस महान शख्स का। उनकी भी कार एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हुई थी शास्त्री जी के बाद में। ठीक है, तो हथनौरा मध्य प्रदेश के अंदर साल 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया जो पिछले दिनों एक्सीडेंट में मारे गए हैं, प्रथम मानव जीवाश्म खोजने का काम नर्मदा नदी घाटी जो है इससे करने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखो, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा जी के भी आओगी, सारी चीजें आऊंगी, डटे रहो। ठीक है, भीमबेटका जो है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है रायसेना। ठीक है, रायसेना, मध्य प्रदेश के रायसेना के अंदर भीमबेटका की गुफाएं हैं। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ऐसा माना जाता है महाभारत के अंदर जो भीमसेन जो थे उनके नाम के ऊपर हैं। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन मानव के चिन्ह जो है वो भीमबेटका के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, भीमबेटका जो है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर जो है, विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। बात है 1957 और 58 की। विष्णु श्रीधर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, विष्णु श्रीधर। ठीक है, विष्णु श्रीधर जो है, विष्णु श्रीधर नाम के वैज्ञानिक ने 1957 1958 के अंदर विष्णु श्रीधर नाम के वैज्ञानिक जो है, यहाँ पर क्या है, गुफाओं के शैल चित्र हैं। और इन शैल चित्रों की खोज करने का काम भीमबेटका ने किसने किया था? विष्णु श्रीधर नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने 1957 और 1958 के अंदर इनको खोजने का काम किया था। भीमबेटका तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मानव के शैल चित्र जो है, शैल चित्रों के लिए भीमबेटका क्या है, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है? भीमबेटका प्रसिद्ध है। हाँ, पिस्तौल करा कोनी गाने गुणिया मदम मामा तो मैंग के बीडीपी और भाणजा को एक पीढ़ियों में पिस्तौल लिया होगा मामा। यूक्रेन विवाद में क्यों है भाई? इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन जो है सोवियत संघ के साथ में हमेशा रहा करता था, लेकिन अब जो है यूक्रेन सोवियत संघ के साथ में नहीं है, वो नाटो की शरण में चला गया और इससे रूस को खतरा है, क्योंकि बिल्कुल रूस की सीमा से सटा हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है। रूस चाहता है कि उसको दबा करके रखा जाए, लेकिन यूक्रेन इस बात ने मानता को नहीं, जब फिर क्या होगा, लड़ाई होगी। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कोविड-19 जो है, कोविड-19 के खिलाफ जो है वो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश
कौन बना है, यह बात पूछ रखी है। देसी फुकरे सबसे पहले उत्तर दिया ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन, भारत। तो आपने याद रखना है डीएनए वैक्सीन जो है लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, वो देश है हमारा भारतवर्ष है, ठीक है, जिसने डीएनए वैक्सीन कोविड 19 का जो डीएनए है उसकी डीएनए के खिलाफ कोविड 19 के खिलाफ जो है डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो भारत जो है वो दुनिया का पहला देश बना है। देखो भाई, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है जिसकी स्थापना साल 1969 के अंदर हुई थी। 1969 के अंदर हुई थी। भारत का एक बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु शहर के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और वैज्ञानिक एस सोमदत्त जो है वो वर्तमान समय में इसके क्या है, चीफ हैं। पहले के सिवन हुआ करते थे और के सिवन का स्थान एस सोमदत्त ने लिया है। इसरो जो है, इसरो के कुछ मिशन है। चंद्रयान 3 2021 के अंदर जो है चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास चंद्रयान 3 के द्वारा कराया गया था, ठीक है। नो पूछ ले भाई चंद्रयान 3 को लॉन्च कौन करेगा, तो इसरो करेगा, ठीक है। गगनयान, गगनयान जो है 2022 के अंदर लॉन्च करने की तैयारी है। भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान, यानी जो है आदमी इसके अंदर अंतरिक्ष के अंदर जाओगे, गगनयान के अंदर 2022 में इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा। शुक्रयान 1 2023 के अंदर छोड़ा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 2023 में छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2 2024 के अंदर इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी सिस्टम है, ठीक है। आदित्य L1 2022 है। आदित्य L1 जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का इसरो का अंतरिक्ष मिशन है। इसके अलावा RISAT 2021 के अंदर जो है ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसार 2022 के अंदर पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। इनके ऊपर थोड़ी सी आप चर्चा कर लियो, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम, उसके अंदर जो है नुकानो दे दूंगा सारी के सारे PDF, थोड़ा सा उस पर रट्टा मार लियो। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेना चाहो तो ले भी इसको, ठीक है। बिल्कुल PDF मिल जाओगे आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर। भाई CGL में भी काम आओगा बैच, बिल्कुल 15 फरवरी ना सुबह 9 बजे शुरू होगा। CGL HSSC SSC कोई भी दुनिया का आप टेस्ट दे है, पूरी नेशनल जीके, उसमें साइंस भी आओगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी इकोनॉमिक्स होगी, उसके अंदर आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, सारे 6-7 सब्जेक्ट सारे के सारे होंगे। 15 तारीख ने सुबह 9 बजे बैच शुरू है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में क्या शामिल था? एक ऐसा व्यक्ति महाराजा रणजीत सिंह जो खुद अनपढ़ थे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपने राज्य पंजाब के अंदर बहुत, डुमरखा से राम राम भाई, बहुत बड़ा काम किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। याद करिए सन 1780 के अंदर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, 1780 के अंदर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है गुजरांवाला। इसी गुजरांवाला नामक जगह के ऊपर 1780 के अंदर जन्म हुआ था महाराजा रणजीत सिंह का। मात्र 13 साल की उम्र में पिता का साया सिर के ऊपर से उठ जाता, उसके बाद शासन की जिम्मेवारी जो है वो कंधों के ऊपर आ जाती है और बड़े लंबे समय तक कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, 1801 से लेकर के अपनी मृत्यु तक 1839 तक जो है पंजाब के ऊपर शासन करने का काम किया था। 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है वो लाहौर में हो जाती है। और आपको पता है अपना बेरा कि यदि किसी भी हिंदू शासक की मृत्यु होगी तो उसकी वहां पर क्या बनेगी, समाधि बनेगी। किसी मुस्लिम शासक की मृत्यु होगी तो उसके ऊपर क्या बनाया जाएगा, उसका मकबरा बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे हेमू की समाधि है, हेमू का मकबरा नहीं है। इब्राहिम लोधी का मकबरा है पानीपत में, हेमू की समाधि है पानीपत के अंदर, ठीक है। वो चीज आपने समझनी है, ठीक है। तो लाहौर के अंदर 1839 के अंदर मृत्यु हो जाती है। 1801 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह वो व्यक्ति थे जिसने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब जो है, जिसको हम लोग आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर जो परत चढ़ाई थी सोने की, वो सोने की परत जो चढ़ाने का काम महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने जो है 1 टन सोना दान में दिया था। 1 टन सोना, बहुत बड़ी बात हो, ठीक है। तो के शामिल था उनके राज्य के अंदर, श्रीनगर भी इनमें से, श्रीनगर उनके राज्य के अंदर क्या था, शामिल था। अगर लंबे समय तक शासन करता, पढ़ा लिखा होता तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने लायक था, ऐसा एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है। देखो भाई, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन देने का काम किया था? वो सिख गुरु कौन है जिसने अकबर को 500 बीघा जमीन दान में देने का काम किया था? सर मेरी GF लेट रिप्लाई करती है, क्या करूं? हर इसे प्रश्न मेरे पर ना पूछा कर भाई, बुरा ना माना कर, लेट रिप्लाई करत के बराबर अगली गोबर पाथन जा रही हो मेरे यार, ये काम उसने सारा दिन पढ़ ले। तो किस सिख गुरु को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन जो थी वो दान में देने का काम किया था? दान में तो क्या दी थी, हिंदुस्तान की जमीन थी, हमारे देश की जमीन थी, और वो आपसे जो है भारत के देने का काम कर दिया था। अकबर था जो था, ठीक है। अकबर ने जो है किसको दान में देने का काम किया था? गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास जी को क्या किया गया था? गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान पे दी थी। बाद में उन्होंने एक रामदासिया नगर उसके ऊपर बसाने का काम किया था, और आज वही रामदासिया नगर जो है हमें उसको
अमृतसर के रूप में उसी नगर को जानने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आज लेवल उसके बाद हाई होता चला जाएगा। कौन सा व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक बने, यानी एनसीईआरटी जो है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है, उसके नए निर्देशक कौन बने हैं? दिनेश प्रकाश संकलानी, रमेश चंद्र गहलोत, आशीष सिंह रावत या फिर जमन लाल शेखावत। इनमें से कौन ऐसा बंदा है? अमित सहारण, राम राम बेटा। तो इनमें से कौन ऐसा बंदा जो है जो अभी एनसीईआरटी का क्या बना है? एनसीईआरटी का नया निर्देशक बना है। एनसीईआरटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो साल 1961 जो है, साल 1961 के अंदर जो है वो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। और अभी एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसको बनाया गया है? दिनेश प्रसाद संकलानी जो है, किसको बनाया गया है? दिनेश प्रसाद संकलानी को एनसीईआरटी का क्या बनाया गया? नया निर्देशक बनाया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम है, उसके ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। हाल ही में कौन सी टीम 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? लीस्वैप आप सबने डाउनलोड करना है। हरियाणा में सबसे सस्ती एजुकेशन देने का काम करा जाएगा। अभी राजस्थान के अंदर एक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई है, उसके ऊपर भी बहुत सस्ती एजुकेशन दी जाएगी, बहुत सस्ती। राजस्थान के अंदर है, बहुत सस्ती एजुकेशन देने का काम करा जाएगा। तो हाल ही में 1000 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? भारत जो है वो 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? यानी जहाज बनाने खातिर जो है, जहाज बनाने में सबसे अग्रणी जो है वो कौन है? भाई अगर आपके एएलएम में 60% बनने लग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो मैं समझता हूँ श्योर है, क्योंकि एएलएम में थोड़ी दिक्कत है। बीटेक वाले और जो उनसे ये दूसरे जो और अन्य डिप्लोमा वाले हैं उनको शामिल करा गया तो थोड़ी सी दिक्कत। आज का अगर नहीं करा गया तो आपका सिलेक्शन बेटा श्योर है। ठीक है, तो वायुयान निर्माण में अग्रणी देश पूछ रखा भाई जहाज। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा अपने, जीके परवीन उड़ान सर्च करोगे उसमें मिल जाएगा अपने। तो वायुयान निर्माण के अंदर जो ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस, तो आपने याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। रसिया गलत है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो वायुयान निर्माण के अंदर जो क्या है अग्रणी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका वायुयान के निर्माण के अंदर जो है सबसे क्या है अग्रणी देश है। देश में किस देश में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? ठीक है, यानी कौन सा देश है वो जिसके अंदर सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन चले हैं? लगभग 27,000 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। उस देश का नाम जो है वो आपने बताना है। वो देश रूस हो सकता है, वो जापान हो सकता है, यूएसए हो सकता है, या फिर वो देश कौन सा हो सकता है? चाइना हो सकता है। अमित कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है, तो चीन जो है, चीन के अंदर लगभग 27,000 किलोमीटर का ट्रैक है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ट्रेनें वहां चलती है। जापान नहीं है, जापान छोटा है। ठीक है, जापान में भी है लेकिन जापान में कम है। सबसे अधिक बुलेट ट्रेन का जो है वो कड़ा है, तो आपने याद रखना चीन के अंदर जो है सबसे अधिक बुलेट ट्रेन का जाल कड़ा है। चीन में लगभग 27,000 किलोमीटर का क्या है लंबा ट्रैक है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 विश्व कप 2022 को जीतने का काम किया है? बहुत एंडी पर्सन आगे आपको देखने के मिलेगा होता है। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश जो है इसने क्या किया है 5वीं बार ये खिताब जीतने का काम करा? वो देश कौन सा है? भारत। सोनू सबसे पहले उत्तर दिया है। तो भारत जो है 5वीं बार यानी सर्वाधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा बना है? भारत जो है 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा बना है? भारत बना है। ठीक है, दो चीज आपने याद रखनी। कड़ा आयोजित हुआ था तो वेस्ट इंडीज जो है, ठीक है, वेस्ट इंडीज WI वेस्ट इंडीज के अंदर जो है ये विश्व कप जो था अंडर 19 विश्व कप वेस्ट इंडीज के अंदर आयोजित हुआ था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के कितने खिलाड़ी थे? तो हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे इसके अंदर। ठीक है, कितने खिलाड़ी थे इस टीम में? 3 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के थे। एक तो जिला रोहतक है, रोहतक के जो है गौरव सांगवान, गौरव सांगवान जो है कड़क के थे, रोहतक के थे गौरव सांगवान। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आ जाओ हिसार। हिसार के कौन थे? दिनेश बान्ना। हिसार के कौन थे? दिनेश बान्ना। ठीक है, दिनेश बान्ना। एक और खिलाड़ी हैं, शायद उनका नाम निशांत सिंह है, निशांत सिंह, निशांत सिंह, ये भी हरियाणा प्रदेश के। देखो एक और बड़ी चीज है इसके अंदर आपने बताऊंगा वो क्या है, शायद कुछ गलत लिखवा दिया। हाँ, निशांत सिंह तो रोहतक के हैं और ये जो गौरव सांगवान जो है वो कड़क हैं, वो भिवानी जिले के हैं। ठीक है, कड़क हैं गौरव सांगवान, ये भिवानी जिले की हैं। कप्तान कौन है? यश ढूल। और यश ढूल जो है, ढूल आपने लगभग हरियाणा में पाए जाओ हैं, हरियाणा में तो जाके दिल्ली में बस रहे हैं, तो कप्तान का संबंध भी हमारा हरियाणा था। लेकिन 3 तो बेसिकली जो हरियाणा के मूल निवासी हैं वो तीनों के तीनों। ठीक है, दिनेश बान्ना हाँ हिसार जिले के दानसू गांव के हैं। ठीक है,
तो भाई 3 खिलाड़ी थे इसमें, भिवानी के गौरव सांगवान है, हिसार जिले के दिनेश बान्ना है और रोहतक के निशांत सिंह जो है, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी हरियाणा के थे। और कप्तान यश ढूल जो है उसका संबंध भी हरियाणा प्रदेश से रहा है, लेकिन मूल रूप से वो दिल्ली के निवासी है। ठीक है, तो भारत ने 5वीं बार, सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार जो है वेस्ट इंडीज के अंदर खेला गया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है भारत ने जीतने का काम करा है। 3 बंदे हैं, आपने याद रखना है, भिवानी के गौरव सांगवान है, रोहतक के निशांत सिंह है, हिसार के कौन है, दिनेश बान्ना है। वेस्ट इंडीज के अंदर खेला गया था। जो यश ढूल जो है वो इस टीम के क्या थे, कप्तान थे। और किसको हराया भारत ने, इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके भारत ने ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने का काम किया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें सबसे बड़ा पद जो है वो किसका माना गया है। बिल्कुल 5 फरवरी को फाइनल हुआ था। ठीक है, बताओ शाबाश, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या फिर भारत की पार्लियामेंट है, या फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, या फिर धर्म है? धर्म, भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। राजनीतिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, आपका उत्तर गलत है। संसद और संविधान, इन 2 में से आपका उत्तर होगा। बिल्कुल सही है, मीनू कुमारी ने सबसे पहले उत्तर दिया, भारत का संविधान जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देखो कोई भी बंदा हो संविधान की शपथ लेता है। ठीक है, संविधान की शपथ लेता है, संविधान सबसे ऊपर है, सारे के सारे कड़ी इसके इर्द गिर्द घूमती है और बड़ी गजब की व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था। शायद मैं बहुत बार अनुभव करता हूं, आकलन करता हूं, यदि इस देश में संविधान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बड़ी जरूरी चीज है संविधान, गजब की चीज है भारतीय संविधान। नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देन के लिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? देखो सबसे पहली चीज है संघवाद। भारत ने संघवाद जो है वो कौन से देश से अडॉप्ट करने का काम किया था? कनाडा से लिया था। यानी संघीय व्यवस्था जो भारत ने करत ली थी, जो संघीय व्यवस्था जो है वो भारत ने वो करत ली थी, तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लेने का काम किया था। संघवाद के है, संघवाद के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता का फैलाव होता है। जैसे आप मान लिया कि है अपने देश में कुछ पावर तो केंद्र सरकार के पास है, कुछ पावर फिर राज्य सरकारों के पास है, उसके बाद फिर डीसी के पास, जिले में आ जाओ है, उसके बाद आप नीचे चाहो तो ब्लॉक लेवल के ऊपर एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, गांव में सरपंच तक पावर चली जाओ है। यानी कि जिसके अंदर सत्ता का फैलाव हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो। संघ का मतलब क्या? सबके पास पावर हो लेकिन वो कम ज्यादा पावर हो सकती है। ठीक है, और ये बात किस शख्स ने कही थी? ये बात किसने कही थी? ग्रेनविले ऑस्टिन जो है, इस बंदे ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन जो है इसने कहा था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थी? वो गायिका थी, वो लेखक थी, गणितज्ञ थी, या फिर वैज्ञानिक थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 मध्य प्रदेश का एक जगह है एमपी की, और उस जगह का नाम क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लगभग 36 भाषाओं के अंदर 50,000 गीत गाने का रिकॉर्ड है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और साल 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न दिया गया था। पहली महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1954 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह सम्मान दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साल 1990 में मृत्यु के उपरांत उनको यह सम्मान दिया गया था। और पहले खिलाड़ी कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र के मात्र 39 साल की उम्र में उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो साल 2001 में लता मंगेशकर को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था साल 2001 के अंदर लता को। हरियाणा के किस गांव में राज्य का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाने का काम किया जाएगा? बताओ शाबाश, हरियाणा के कौन से गांव के अंदर जो है दूसरा बायोगैस प्लांट जो है वो लगाने का काम किया जाएगा? शायर, चलो भाई वाह वाह कर दो, एक शायर हो जाओगा, गजब का शायर। हर चाहत के बदले चाहत मिले ये जरूरी तो नहीं, हर धड़कते दिल को राहत मिले ये जरूरी तो नहीं। हाँ माना आज भी याद आती है उसकी, हाँ माना आज भी याद आती है उसकी, पर उसको मेरी याद आई ये जरूरी तो नहीं, पर उसको मेरी याद आई ये जरूरी तो नहीं। कर दो बाबा। बताओ शाबाश, तो हरियाणा के किस गांव के अंदर राज्य का दूसरा बायोगैस प्लांट जो है वो लगाने का काम किया जाएगा? ठीक है, तो पहली चीज है, पहला उकलाना है, खुल्लर गांव है अंबाला का, खांडा खेड़ी हिसार का, या फिर यमुनानगर का सुध।
तो इनमें से कौन से गांव के अंदर हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट जो है वो लगाने का काम किया जाएगा? पराली से। पराली जो है, पराली से गैस बनाने का काम, पराली से जो है बायोगैस बनाने का काम जो है, सबसे पहला प्लांट हरियाणा के अंदर कहाँ कार्यरत है? वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर देश का पहला जो है वो बायोगैस प्लांट जो है करनाल के अंदर एक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है इंद्रप्रस्थ। कौन सी है? इंद्रप्रस्थ बायोगैस कंपनी जो है, इंद्रप्रस्थ कंपनी जो है, उन्होंने करनाल के अंदर जो है हरियाणा का नहीं देश का पहला बायोगैस प्लांट लगाया है। और अभी हरियाणा प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट जो है वो अंबाड़ा जिले के खुल्लर गांव के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, पहला प्लांट कड़ लगाया गया था, आपने याद रखना है, पहला गुरु जांगड़ा रुक जाइए। बहुत बेहतरीन क्लास है जी के अभी शास्त्री। अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नाम है के अभी शास्त्री। ठीक है, देखो भाई शाबाश। ठीक है, तो पहला प्लांट जो था वो करनाल के अंदर लगाया गया था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा, और दूसरा जो है वो कड़ा लगाया जाएगा वो अंबाड़ा जिले का कौन सा गांव है? खुल्लर। खुल्लर गांव के अंदर भाई। ठीक है, खुल्लर गांव के अंदर। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जारी करने में हरियाणा के बाद हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य है। लेकिन नो पूछ रहे क्या भाई, पंचायत राज्य जो है शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले किसने लागू करी थी? कौन सा राज्य ने लागू करी थी? हरियाणा का नंबर दूसरा हो, यह बात कहना चाहो हो। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? तो पंचायती चुनाव के अंदर एजुकेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो भारत का पहला राज्य राजस्थान है। याद करिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और राजस्थान ही पंचायती चुनाव के अंदर शिक्षा लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा राज्य हमारा हरियाणा बड़ा है। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है वो कब हुआ था? बताओ शाबाश। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। गुरप्रीत सिंह सोनिका देवी आपका उत्तर सही है। साल 1952 जो है, 1952 के अंदर जो है राज्यसभा का क्या हुआ था? प्रथम बार क्या हुआ था? गठन हुआ था 1952 के अंदर। 6 साल के लिए राज्यसभा के स्तर से चुने जाते हैं। न्यूनतम उम्र 30 साल है। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 साल होती है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया था? भूदान आंदोलन जो है देश के अंदर कुछ दलित वर्ग के लोग या ऐसे लोग जिनको समान निम्न वर्ग का मानता है। सुमित कुमार ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। तो उनको बहुत, उन लोगों के पास जमीन नहीं थी और उन लोगों को जमीन जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए, याद करिए तारीख थी 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951 जो है, 18 अप्रैल 1951 को भारत का एक राज्य है जिस राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य से जो है भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। एक क्षेत्र है नालगोंडा, तेलंगाना के अंदर नालगोंडा क्षेत्र है। नालगोंडा क्षेत्र का एक गांव है, गांव का नाम क्या है? पोचामपली। पोचामपली गांव है, पोचामपली, पोचामपली। ठीक है, इस पोचामपली गांव से आंदोलन शुरू हुआ था। ये नाग, ठीक है, किससे है? पोचामपली जो है, नालगोंडा जो क्षेत्र है इसका पोचामपली गांव है। ठीक है, नालगोंडा। ठीक है, तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले के पोचामपली जो है, पोचामपली से 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी भूदान आंदोलन का समर्थन के अंदर एक व्यक्ति था जो गीत गाया करता था। उस व्यक्ति का नाम क्या? भाई परमानंद है। सुमित कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया था। तो भाई परमानंद जो है, आचार्य विनोबा भावे जो है, यह वही आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही पीटी नेहरू थे, और दूसरे व्यक्ति कौन बने थे? आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रामाचलू जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा जमीन दान में देने का काम आचार्य विनोबा भावे को किया था। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? याद करिए तारीख थी 7 सितंबर 1990। 7 सितंबर 1990। 7 सितंबर 1990 जो है, 7 सितंबर 1990 को हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करी गई थी। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा किया गया है। और किसकी अध्यक्षता के अंदर जो है 7 सितंबर 1990 को हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था?
तो वो कौन है? न्यायाधीश हुकम सिंह है, न्यायाधीश रंजन गोगोई है, दिनेश त्रिवेदी है, या फिर न्यायाधीश गुरनाम सिंह है। तो न्यायाधीश गुरनाम सिंह जो है, जस्टिस गुरनाम सिंह की अध्यक्षता के अंदर 7 सितंबर 1990 को हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है न्यायाधीश गुरनाम सिंह जो है, इनकी सिफारिश इनकी अध्यक्षता के अंदर कब हुआ था? 7 सितंबर 1990 को हुआ था। जबकि इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा कब किया गया था? साल 2016 के अंदर किया गया था। इस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, यानी कुछ सभाएं दे रखी हैं, उन सभाओं का अध्यक्ष पूछ रखा है कि उस सभा का अध्यक्ष जो है उसका क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। सबसे पहले है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद का अध्यक्ष भी उसका सदस्य होता है। विधानसभा का अध्यक्ष जैसे कंवरपाल गुर्जर वर्तमान समय में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरियाणा विधानसभा के, और वो कहां से विधायक हैं? सॉरी, ज्ञानचंद गुप्ता है, कंवरपाल गुर्जर पिछले वाला ध्यान में आ गया था। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के, हरियाणा के पंचकुला विधानसभा से विधायक हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है, वो कहां से सांसद है? राजस्थान के कोटा से सांसद है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सबका सही उत्तर है। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? टिपरा पहाड़ियां, पहले ऐसा माना जाता था कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी टिपरा है, लेकिन बाद में जो शोधकर्ता उन्होंने ये पाया कि 1514 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बसी जो करो जो है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के अंदर करो जो है वो शामिल है। और जो टिपरा जो है, टिपरा एक गांव पड़ता है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर है टिपरा गांव, किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी, हरियाणा की ये सीमा जो है ऊपर वाली सीमा, इधर पूर्वी सीमा जो हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर जो है यमुना नदी है, इस सीमा के ऊपर ऊपरी सीमा के ऊपर जो है वो घग्गर नदी आती है, और घग्गर और यमुना के बीच हरियाणा प्रदेश बसा हुआ। ठीक है, घग्गर और यमुना। तो घग्गर नदी के उत्तर के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? टिपरा की पहाड़ियां हैं। देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न सारे अंग हैं, उनके अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो पूरी की पूरी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा पूरी की पूरी। सबसे पहले देखो, 13वें अध्यक्ष पूछ रखे हैं विश्व बैंक के। ठीक है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अमेरिका के डेविड माल्पस है। कौन है? डेविड माल्पस। ये पीडीएफ हो उसके पुरानी हो, एक आधा नाम इसमें चेंज भी हो रहा है भाई, थोड़ा गूगल में सर्च कर लियो। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस है। कड़ा के हैं? अमेरिका के हैं डेविड माल्पस। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो है, जिसकी शुरुआत 1961 के अंदर जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई थी, और ये जो है 1961 के अंदर बेलग्रेड, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड के अंदर जो है पहला इसका सम्मेलन हुआ था। और जो है इल्हाम अलीलवेव, ये जो है गुट निरपेक्ष के क्या है? वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईएमएफ जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, रोबर्टो अजीवेदो जो है वो ब्राजील के हैं, वो डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंकटांड जो है इसके कौन है? मुखिसा क्यूती। और यूनेस्को की कौन है? आंद्रे उजल है। कहां के रहने वाले? फ्रांस की है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्यू डोंगू है, ये कड़ा के रहने वाले हैं। जीन के ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके कौन है? गाय राइडर हैं। ठीक है, कौन है? गाय राइडर हैं। WHO के कौन है? टेड्रोस अधोनोम जो है WHO के हैं। इसके अलावा दो तीन नाम और देखें, दक्षेश के कौन है? इसाला रोवन विराकुलम, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। नो समझ में कौन है? इसकी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम में दे दूंगा, उसमें सारे के सारे कॉपी में नुक के चेप लियो, और थोड़ा इसका रट्टा भी चेप लियो। जूम को नहीं लग रही है, इतनी हो गया। हाँ, उसमें जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम में दे दूंगा सारे के सारे। ठीक है, उसमें देख लियो, आप मिल जाओगे आपने। किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? कल शायद भाई गलती से एक बात निकल गई थी, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे है, सुप्रीम कोर्ट का जज निकल गई थी। तो ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसको देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे। ठीक है, किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष यदि त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? क्या वो मुख्यमंत्री को देगा, या फिर वो राज्यपाल को देगा, या फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा, या फिर भारत के राष्ट्रपति को देगा? मान लीजिए ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर हैं, यदि वो अपना इस्तीफा देना चाहें, सीमा नैन आपका उत्तर सबसे पहले आया। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा है हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष, और वो हरियाणा के हिसार जिले की गंगवा विधानसभा सीट, नलवा विधानसभा सीट जो है वहां से विधायक हैं रणबीर गंगवा। ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो है डेप्यूटी स्पीकर जो है, डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देने का काम करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक सुविधा नहीं है? हरियाणा पंचायती राज 1994 के अनुसार एक सुविधा नहीं है। सदन
बिल्कुल सुविधा है। खेल का मैदान भी बिल्कुल एक सुविधा है, खेल का मैदान पंचायत बनवा सकती है। स्ट्रीट लाइट भी लगवा सकती है। सदन जिसके अंदर बैठते हैं जिसको हम पंचायत घर कहते हैं। तो आउट हाउस जो है, आउट हाउस, ये आउट हाउस जो है वो पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर एक सुविधा नहीं है भाई। सीईटी के लिए बैच बेटा, सीईटी खातर HSSC 08। जब आप लीसो ऐप ओपन करोगे तो लीसो ऐप के अंदर आप एक चीज देखोगे, एक पोस्टर मिलेगा, एक बैच मिलेगा, लाइव क्लास में जाओगे, HSSC 08। अभी नया बैच शुरू हुआ है, बहुत थोड़े दिन हुए हैं। इसमें 14 के 14 टीचर आपको पढ़ाओगे, थोड़ी सी नॉर्मल सी फीस है, और HSSC 08 के अंदर सीईटी की पूरी तैयारी करवाई जाओ, ठीक है। देखो, यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन गाया जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। छठे दिन बताओ शाबाश। यानी लड़का का जो है 6 दिन हो जामे ने उस टाइम पे नृत्य जो है करने का काम करा जाए, उस नृत्य का नाम बताना है। छठी सांग चौपाया घनघोर। अजय, सीमा, मोहित, अमन, रिंकू, अक्षय, रिम्पी, बिल्कुल कौन सा नृत्य है वो? छठी नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य है? छठी नृत्य है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद गाया जाता है। रात में गाया जाओ है, रात में नृत्य करा जाओ है। उबले चने और गेहूं जो है बाकड़ी, इसी नृत्य के ऊपर जो है वो बांटने का काम बाकड़ी से के अंदर करा जाओ है। घनघोर नृत्य जो है, घनघोर नृत्य इसके अंदर दे रखा, तो आपने याद रखना, कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं जो हैं माँ पार्वती की पूजा करती हैं, पार्वती और शिव की पूजा। घनघोर नृत्य जो है, घनघोर नृत्य के अंदर माँ पार्वती और जो है शिव की पूजा करी जाओ है, घनघोर नृत्य, ठीक है। दूसरी चीज, घनघोर नृत्य के अंदर जो है घोर घोर गोमती एक गाना गाया जाओ है। यानी एक प्रश्न आता है HSSC में, घोर घोर गोमती, घोर घोर गोमती जो है ये संगीत, ये गीत जो है ये किस नृत्य में गाया जाओ है? तो घोर घोर गोमती जो है ये गीत कौन से नृत्य के अंदर गाया जाता है? तो आपने याद रखना, ये घनघोर नृत्य के अंदर गाया जाने वाला गीत है। चैत्र माह के अंदर घनघोर नृत्य आयोजित किया जाता है। किस टाइम में किया जा रहा है? चैत्र माह जो है, वैलेंटाइन डे रुक जे, जिसका भाई वैलेंटाइन डे की गणी कई सारा एक आधा 4-4-5-5 सामग्री रखा इस तरह की। उनका तो जमा फिर 5-7 दिन जमा बात की डाल खर्चा होगा जो कर बातियां गया कर है, ठीक है। तो घोर घोर गोमती सांग हरियाणा प्रदेश का राजकीय नृत्य है। छठी नृत्य इस रूप में गाया जाता है, ठीक है। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? बताओ शाबाश। विधानसभा जो है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विकास लंबा रुक जा, बताओ शाबाश। विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? बिल्कुल 350, 600, 500 या फिर 750 तो बिल्कुल है। कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। भारत में सबसे अधिक संख्या 403 है और वो कड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। सबसे घनी विधानसभा सीटों वाला भारत का राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश राज्य है। 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कितनी है? 403 उत्तर प्रदेश के अंदर है। हरियाणा के हनुमान चट्टी एक जगह है, हनुमान चट्टी एक मंदिर भी वहां भगवान हनुमान का। तो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा, एक छोटी सी नदी है, नाड़ा आप कह सकते हो, हनुमान गंगा का मिलन किस नदी के अंदर होता है? तो हनुमान चट्टी जो है, हनुमान चट्टी के अंदर जो है हनुमान गंगा का मिलन जो है वो कौन सी नदी के अंदर हो जाओ है? वो यमुना नदी के अंदर हो जाओ। मतलब के है कि जो हनुमान गंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी सहायक नदी? जैसे टोन्स एक नदी है, वो भी यमुना की सहायक नदी है, और बहुत सारी है, केन है, बेतवा है, सारे सारे यमुना की सहायक नदी है। तो हनुमान गंगा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो हनुमान गंगा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। PIL, ठीक है। PIL को अन्य किस नाम से जाना जाता है? PIL मतलब क्या है? कि जनहित याचिका है, ठीक है। PIL के है कि जनहित याचिका, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक हित याचिका, सामाजिक क्रिया याचिका, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताओ, तब तक मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं हूं। PIL जो है, एक जज था S रामचंद्रन, मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था S रामचंद्रन। उसने क्या किया, उम्र हो ली थी उसकी, मतलब चौखी उम्र हो ली थी, रिटायरमेंट की उस पर आ गया था, रिटायर होना है। लेकिन बंदे ने क्या किया, कागजा में उम्र छोटी करवा ली उसने भाई। जो कर हरियाणा में 58 साल में रिटायर हुआ है कर्मचारी। 58वें साल में जब लाग जाएगा ना, उस टाइम पर उसकी तनख्वाह चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, जो C का कर्मचारी है, तो कम से कम मिनिमम 70-80 हजार 90,000 तनख्वाह पाओगे उसकी। कौन उस टाइम पर रिटायर होना चाहोगा 58 साल की उम्र में? नुए अपने जज साहब ने कराया। जज साहब ने क्या कर दिया कि अपने रिटायरमेंट के नाम है, रिटायरमेंट का बचन खातर क्या कर दिया, उम्र छोटी करा ली। अब उम्र छोटी करा ली तो क्या कराया, उम्र भी कम से कम भी 6 साल छोटी करा ली, अपना जन्मदिन मना लिया। और जन्मदिन जो मना था उसमें क्या कराया,
60वां जन्मदिन मना लिया, सारा प्रचार कर दिया वो 60वां जन्मदिन है। उसका एक मित्र था, हो गया बोला लग गल्ला पड़ा कर दिया, 65 का तो मैं हो रहा तो 66 का हो रहा है। तब उस बंदे ने क्या किया, एक याचिका लगाई थी पहली बार मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से पहले भारत के चीफ जस्टिस के निर्देश के ऊपर जो हो पहले वो कैंसिल होगी। तो भाई उम्र ना बता करो यार दोस्तों ने, हाँ छोरियां उम्र को नहीं बताऊं भाई, कोई भी कौन छोरी तनख्वाह, एक तो आपकी छोरी कदे भी सैलरी को नहीं बताओ है, एक चश्मा का नंबर को नहीं बताओ, एक उम्र को नहीं बताओ है। दो बहम हो छोरियों को सूते जमा, एक तो यू बहम रहोगा कि चाह पीने ते ना काली हो जाऊंगी, दूसरा यू बहम रहो कि करीम लाने ते बुरी हो जाऊंगी। ए बोली छोरियो, ठीक है। तो अपने इसमें दो तीन चीजें अपने ध्यान रखनी है। एक जज हुआ करते थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम क्या है, पीएन भगवती, पीएन भगवती, ठीक है, पीएन भगवती। ये जो पीएन भगवती नामक जज जो है, देखो पी, अच्छा बैम कौन, ठीक है बेबे। तो पीएन भगवती नामक जज थे, इन्होंने सबसे पहले जो है जनहित याचिका साल 1980 के अंदर शुरू करी थी, ठीक है। यानी जनहित याचिका जो है भारत में वो कब तक हुई थी, तो जो है पीएन भगवती जो है 1980 के अंदर हुई थी। और सबसे पहली जनहित याचिका एक किसने जारी करने का काम किया था, कौन सा मामला था जिसके अंदर पहली जनहित याचिका जारी हुई थी, हुसन आरा खातून, हुसन आरा खातून, लिख लो काम आओगी, हुसन आरा खातून, हुसन आरा खातून बनाम बिहार स्टेट, ठीक है। इस मामले के अंदर पहली पीआईएल दाखिल हुई थी, जनहित याचिका। पीएन भगवती जो थे वो, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था अपने समय में, उन्होंने जनहित याचिका, जो कर जनहित याचिका के कोई भी आदमी कोई भी संगठन है किसी भी मुद्दे के ऊपर जनहित याचिका लगा सका है, उसमें सुनवाई करनी पड़ेगी। पहले तो क्या था, जो बंदा केस की पार्टी नहीं हुआ करता नहीं, उसने इजाजत को नहीं आ कर दी, केस में बिना पार्टी बने भी कोई भी बंदा जनहित याचिका ला सके, ठीक है। हाँ, जनहित याचिका जो है क्यों लगाई जाती है, किसके कारण जो है, न्यायिक सक्रियता, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एक बार पूछा गया था एसएससी में, किसके कारण है, तो न्यायिक सक्रियता जो है, इसके लिए जो है जनहित याचिका आरंभ करी गई थी। और अमेरिका देश जो है, अमेरिका ने सबसे पहले जनहित याचिका अपने देश में आरंभ हुई थी। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर जो है जनहित याचिका 3 के तहत लगाई जाती है। और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर लगाई जा सके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इन दोनों के अंदर लगाई जाए, उत्तर सी हो जाएगा इसका, सामाजिक क्रिया याचिका और सामाजिक हित याचिका, ठीक है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक हित जो, ठीक है, दो चार बात याद रखनी है आपने। पीएन भगवती जो है साल 1900, पीएन भगवती जो है साल 1980 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। हुसन आरा खातून बनाम बिहार में पहली याचिका क्या करी गई थी, दायर करने का काम किया गया था। भारत के 17वें जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस जो थे वो। बस है बेटी ना करीम लाओ ना बेबे की बात नहीं, मजाक था बस, तुम जमा दिल पे लेगी ना ला कर करीम, तो नहीं होता कि मैं करीम लानता है। जे नहीं जस्ती तो एक काम कर ले, तारी मैं इसके फेर लवली रगड़ ले, जे 2 किलो रगड़ ले, जे कि मैं होता तो नूहे रहोगी वाह तेरे वर्गी बोली छोरी, ठीक है। तो हुसन आरा खातून जो है, हुसन आरा खातून है बनाम बिहार स्टेट जो है, इस मामले के अंदर जो है पहली याचिका दायर करी गई थी। संविधान के भाग 3 के अंदर जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इन दोनों के अंदर जो है, दोनों में लगाई जा सके। अमेरिका के अंदर उत्पत्ति हुई थी, किसको दर्शाती है, न्यायिक सक्रियता को दर्शाने का काम करती है, ठीक है। वो एक पाछा ही एक डीओ आकर जो छिड़कन छड़कन का उस बांस बूस को नहीं बेरा नहीं मामनत कर छिड़किया को नहीं होता। तो उसमें क्या था कि जो छिड़को छिड़कने के बाद में जो है आपकी महिला मित्र बन जाओगी। बंधन एक जन 8 साल हो गए जब बक बूंडा पैक्या था, मेरे वर्गा काला जमा पूरा कर रहा था जमा, लगातार 8 साल तक डीओ छिड़किया, मुस्सी भी दौरा को नहीं आई जमा, मित्र बनना तो दूर की बात। बैरी ने क्या कराया, 8 साल में जितने वो लिए थे वह वो प्रेशर से लिए थे, उनके बिल ले रहा था, शोरूम में तो खरीदे थे खड़ा, बिल ले जाके कोर्ट में दायर कर दिया। कोर्ट ने कंपनी बुला लिया, कंपनी वाले बुला के नु बुलाया, भाई क्या तो इश्तेहार जाना दे दो नहीं, इस खातर तो हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ कर दो। वो जज जाके मैंने को फिर कंपनी वाले ने को बात बुत करने खातर को नंबर नंबर दिया होगा, बेचारा खुश हो गया, इतनी बार में 8 साल लग गए, उसमें कुछ नहीं होता इन चीजों में। देश की पहली लोक अदालत कहां पर आयोजित की गई थी, बताओ शाबाश। भारत की पहली लोक अदालत जो है वो कहां पर आयोजित की गई थी, राजस्थान, बिहार, गुजरात और केरल, बताओ शाबाश। तो भारत की पहली लोक अदालत जो है वो गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। देखो भाई, यह झील
हरियाणा के थानेश्वर के अंदर स्थित है, ठीक है। यह झील हरियाणा के थानेश्वर में स्थित है। किताबुल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वो झील कौन सी है, ठीक है, उस झील का नाम बताना है जिस झील का जिक्र किताबुल हिंद के अंदर है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के पास में स्थित है। उस झील का नाम आपने बताना है। बताओ शाबाश फटाफट, वो झील कौन सी है? ब्रह्म सरोवर झील, सन्निहित सरोवर झील, सूरजकुंड झील। वो झील कौन सी है? वो ब्रह्म सरोवर जो है, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है, ठीक है। सबसे बड़ा तालाब है एशिया का, किससे बना हुआ? पक्की ईंटों से बना हुआ। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किस में है? वामन पुराण जो है, वामन पुराण के अंदर इसका जिक्र है। अल बरूनी की किताब है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के अंदर भी इसका जिक्र है। दूसरा, अकबर का एक इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम क्या है? अबुल फजल है, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या किया था? इसने ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की, लघु महासागर जो है, अबुल फजल ने लघु महासागर की उपाधि देने का काम किया था, ठीक है। लघु महासागर की उपाधि किसके दी थी? ब्रह्म सरोवर को दी थी। वामन पुराण के अंदर इसका क्या है? जिक्र है, ठीक है। किसने इसको बनवाया था? तो आपने याद रखना, राजा कुरु, कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु जो थे, राजा कुरु ने इसको क्या किया था? खुदवाने का काम किया था। भगवान ब्रह्मा के नाम के ऊपर जो है ब्रह्म सरोवर है। और एक चीज याद रखना, एक प्रश्न पूछा गया था, जी हाँ, गीता जयंती भी इसी के ऊपर मनाई जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल हरियाणा का प्रशांत महासागर जो है वो भी ब्रह्म सरोवर को ही कहा जाओ है। एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट के ऊपर कौन सा मंदिर है? तो ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट के ऊपर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट के ऊपर जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, उत्तरी तट के ऊपर है ब्रह्म सरोवर के, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। हरियाणा का प्रशांत महासागर, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना तालाब, वामन पुराण में जिक्र है। अबुल फजल ने इसको क्या कहा है? अबुल फजल ने इसको लघु महासागर की उपाधि देने का काम किया है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा स्वीकार करने का काम किया था? तो परम गरीबी की परिभाषा जो है, जमा गरीब तो गरीब, ठीक है, उसकी परिभाषा जो है वो इसने कब स्वीकार करने का काम किया था? तो 1955 के अंदर जो है इस परिभाषा को क्या किया था? स्वीकार करने का काम किया था। सेन इंडेक्स जो है, इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न है। सेन इंडेक्स जो है इसका संबंध किससे है? निर्धनता से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, शिक्षा से। सीधा डायरेक्ट प्रश्न उठा तो सेन इंडेक्स जो है इसका संबंध किससे है? गरीबी को मापने के लिए। और गरीबी को मापने के लिए भारत में एक प्रमुख समिति बनी थी, उस समिति का नाम क्या है? सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी मापन से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता से, गरीबी मापन से। तो सेन इंडेक्स का संबंध किससे है? गरीबी के मापन से है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? यानी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वो कौन बनाने का काम करती है? हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा पूछ रखी है, कौन बनाने का काम करती है? अगर आपका थोड़ी सी भी सीमा जो है ये समझ में नहीं आती तो बड़ी आसान सी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, 1 मिनट में आपको समझ आ जाओगी। जब मैंने नक्शा पै गया टेम पे, नहीं पा तो फिर कि मैं कहने पै गया। देखो, यो हमारा हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम पूछ रखा, देखो, ठीक है। इस हरियाणा का बीचों बीच के कर लो, एक प्लस का निशान ला लो, ठीक है। प्लस का निशान यानी जोड़ का निशान। अरे समझिया काका, देखो यू लगा लिया जोड़ का निशान, देखो प्लस का निशान। यो ऊपर में कौन सी दिशा होगा? उत्तर। नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। पैन हमेशा कड़ा होगा पूर्व में होगा, और यह होगी पश्चिम, ठीक है। यह जगह कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। या कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। या कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। या क्या होगी? उत्तर पश्चिम होगी। तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा पूछ रखी है, दक्षिण पश्चिम सीमा। तो दक्षिण पश्चिम सीमा में बताओ क्या है? दिल्ली है, शिवालिक है, गग्गर है, यमुना है। बताओ इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताओ शाबाश। अवंतिका अलावत बेटा रहन दे, तुम मलंग पाओगा क्या? तो मन जी दिख गया। दक्षिण पश्चिम पूछ रखी है। सी उत्तर आ रहा है गग्गर। गग्गर तो उरब है इस पे, या उर को आएगी गग्गर तो नो आएगी या। चलो सोच के इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ठीक है। कौशल विकास पहल कब क्रियाशील हुई थी? कौशल विकास पहल जो है मनमोहन सिंह सरकार के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट, जिसको आज नरेंद्र मोदी ने 2015 में नारा दिया है, वो कौशल विकास पहल जो है वो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 24 मई 2007 जो है
हाँ 24 मई 2007 जो है, 24 मई 2007 को कौशल विकास पहल कब क्रियाशील हुई थी? तो 24 मई 2007 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब जो है कौशल विकास पहल जो है 2007 के अंदर वो क्या हुई थी, शुरू हुई थी। हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो साल 2008 के अंदर जो है पंचकुला के अंदर क्या किया गया था, आईटी पार्क 2008 के अंदर स्थापित किया गया था। अच्छा, भारत की पहली डिफेंस एकेडमी कड़ा है? तो याद रखना, भारत की पहली डिफेंस एकेडमी गुड़गांव के बिनोड़ा के अंदर है, ठीक है। यानी भारत का पहला रक्षा विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय कड़ा है, तो गुड़गांव का जो बिनोड़ा गांव जो है, गुड़गांव के बिनोड़ा गांव के अंदर जो है भारत का पहली रक्षा अकादमी है, ठीक है। भारत की पहली रक्षा अकादमी कड़ा है, तो गुड़गांव के बिनोला गांव के अंदर देश की प्रथम रक्षा अकादमी, ठीक है। स्वास्थ्य आपके द्वार और फसल बीमा योजना, दो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा जो है फसल बीमा योजना और स्वास्थ्य आपके द्वार, दोनों योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य आपके द्वार और फसल बीमा योजना दोनों हरियाणा प्रदेश ने शुरू करी थी। आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी भी हरियाणा प्रदेश की रहने वाली कौन है? प्रियंका है, जो पहली है, ठीक है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक बचत खाते में, बैंक के चालू खाते में। तो आपने याद रखना, स्मार्ट मनी शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड में स्मार्ट मनी जो है इसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड के अंदर किया जाता है। ये देखो भाई, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है भारत के, वो कौन है? कैग, कैग के अध्यक्ष कौन है? 14वें अध्यक्ष हैं, जिसका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है 14वें अध्यक्ष हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और महालेखा नियंत्रक कौन है भारत के? वो है सोमा राय बर्मन, ठीक है। सोमा राय बर्मन महालेखा नियंत्रक है, जबकि कैग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में हरियाणा के अंदर कुल कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? वर्तमान के अंदर जो है हरियाणा के अंदर कुल कितने संरक्षित क्षेत्र है, ये बात पूछ रखी है। 1 2 3 4। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो है 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और बीरबारा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कड़ा पड़ा है, यो कैथल के अंदर पड़ा है। और दूसरा कौन सा है? बीरबारा वन्यजीव, ठीक है। बीरबाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, यो कड़ा है, यो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कड़ा है। जयंती देवी की नगरी हरियाणा का हृदय जींद के अंदर, ठीक है। सरस्वती कैथल में, बीरबारा जींद के अंदर है। तो 2 संरक्षित क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन किसकी है? अमेरिका जो है, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है, ये बात पूछ रखी है, बताओ फटाफट। सोनाली फोगाटर है, क्यों बकवास कर रहा है, क्यों कर रहा है? वाय बनेगी। एक छोरा पेपर देने जाओ था कि माँ ने बोलिया, माँ पेपर देने जाऊँ हूँ। बोलिया बेटा पेन रख लिया? बोले हाँ। रोल नंबर रख लिया? बोले हाँ। बोले आओ मेरे वीर, मारी इज्जत भी रख लिए। कौन रहो तेरे पे इज्जत? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने रोहित। चाइना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चीन जो है, बिल्कुल कोरोना का पापा आप इसको कह सकते हो। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, तारीख है 22 अप्रैल, जबकि पंचायत पंचायती राज अधिनियम जो है वो पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपने याद रखना है 1952 के अंदर जो है पंचायत ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1952 जो है, 1952 के अंदर जो है पंचायत सबसे पहले जो है 1952 में पंजाब के अंदर लागू हुआ था। ये कुछ न्यायिक प्रमुख है भाई भारत के। सीजीआई जो 47वें सीजीआई भारत के कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। हीरालाल जैकी कानिया पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आज 47वें हैं। शरद अरविंद बोबड़े। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल राव हैं। दूसरे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। और जो एनजीटी बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, इसके न्यायाधिकरण इसके कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो इसके क्या अध्यक्ष हैं। पूरी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान उसके अंदर आपने मिल जाओगी। हाँ, मैथ अपना पढ़ना तो मैथ का बहुत धाकड़ चैनल है अपना, मंजीत सर बहुत गजब का मैथ पढ़ा हुआ है, लीजो मैथ के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत देता है? बताइए शाबाश। कौन सा नृत्य जो है वो रबी की फसल जो है उसको उसको बोने का क्या करता है? संकेत देता है। लूर, झूमर,
मनी मेकर शायद भाई, चलो चेक करांगे इसमें। बिल्कुल कौन सा रबी की फसल जो है बोने का संकेत देता, लूर नृत्य है ओली से। ठीक है, ओली से 2 सप्ताह पहले तकरीबन जो है ये नृत्य करने का काम किया जाओ है। घूमर और झूमर नृत्य दोनों अलग अलग नृत्य हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े प्रचलित नृत्य है। निम्न में किस जिले में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है? बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर तुम बताओगे, मैंने बोलूंगा। बताओ शाबाश। मवेशी पूछ रखे हैं कि हरियाणा में कड़ा सबसे ज्यादा मवेशी है। बताओ शाबाश। हरियाणा में सबसे अधिक मवेशी, विकास लांबा हिसार 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 हिसार। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। गलत उत्तर है सभी का। एक लड़की ने उत्तर दिया था, वो कमेंट में चला गया है। मवेशी का मतलब होता है गाय या बैल। मवेशी में किसको शामिल करा जाओ है? गाय या बैल। HSSC में प्रश्न आया था और लगभग बालका ने सीधा हिसार टिक कर दिया। जेनू पूछा हरियाणा में सप्ताह गणे पशु कड़ा है, फिर आपका उत्तर हो जाएगा हिसार। और गाय पूछ रहे क्या? ठीक है, गाय मवेशी का मतलब गाय से लगाया जाए तो गाय हरियाणा में सप्ताह गणी कड़ा है, तो सिरसा जिले के अंदर गाय सबसे गणी कड़ा है। सिरसा जिले के अंदर, समझ में आएगी। मवेशी आ जाओ तो फिर गाय समझना, मवेशी गाय बकरी ऊंट, गाय बकरी ऊंट, गाय बकरी ऊंट, ये जो है तीनों के तीनों कड़ा देख पाए जाओ सिरसा के अंदर। गाय बकरी ऊंट तीनों के तीनों सिरसा में सप्ताह गणे पाए जाओ। भैंस सप्ताह गणी हिसार में पाई जाओ है। भेड़ सप्ताह गणी कड़ा पाई जाओ ब्याणी में पाई जाओ है। घोड़ा कुत्ता टट्टू ये सारे के सारे गुड़गांव में। घोड़ा कुत्ता टट्टू सारे के सारे सप्ताह गणे गुड़गांव में। सूर सप्ताह गणे कड़ा पाए जाओ है सोनीपत में। ठीक है, सूर सोनीपत में पाए जाओ। भैंस हिसार में। भेड़ भिवानी के अंदर। मवेशी सिरसा के अंदर। सर्वाधिक पशु कड़ा पाए जाओ है हिसार के अंदर। ठीक है ना, मवेशी में भैंस को नहीं आती बेटा। 1833 में खालिस्तान ने एक मुख्यालय का नया उत्तर पश्चिम प्रांत बना था, जिसका हरियाणा भी एक भाग था। 6 डिवीजनों में बटा हुआ था। एक डिवीजन थी, डिवीजन का नाम था दिल्ली डिवीजन। और जो दिल्ली डिवीजन जो थी, दिल्ली डिवीजन का मुख्यालय दिल्ली था। और इसके अंदर जो हरियाणा प्रदेश किस में था? दिल्ली डिवीजन के अंदर शामिल था। 1833 के अंदर एक प्रांत बनाया गया था और उसका मुख्यालय आगरा था। जबकि 6 डिवीजन थे, 6-7 डिवीजनों में दिल्ली डिवीजन जो था, हरियाणा कौन से डिवीजन का हिस्सा था? तो हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। और जिसका टोटल पूरे का हेडक्वार्टर कौन सा था? आगरा था। हरियाणा में किस स्थान के ऊपर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? औसत वर्षा पूछ रखी है। हरियाणा में किस स्थान के ऊपर जो है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा हरियाणा के अंदर कड़ा हुआ तो अंबाला जो है, अंबा नगरी मिक्सी सिटी सर्वाधिक औसत वर्षा कड़ा हुआ है। तो हरियाणा का अंबाला जो जिला जो है, विकास लांबा देसी भुकरे, आपका उत्तर सही है। औसत वर्षा अंबाला। हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है? हरियाणा के फरल जो है, कैथल है, कैथल का एक गांव है, गांव का नाम फरल है। और फरल गांव के अंदर जो है ये त्योहार कब मनाया जाता है? निर्जला एकादशी को, सोमवती अमावस्या को, या फिर कार्तिक की पूर्णिमा को? मोहित रोहिला कार्तिक कह रहे हैं, कोई सोमवती अमावस्या कह रहे हैं। बताओ शाबाश। सोमवती अमावस्या, जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। बिल्कुल भाई, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपने ये सारे की सारी PDF वो आपने देखने को मिल जाओगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आने वाली 15 तारीख को एक बैच शुरू हो रहा है। और वो जो बैच जो है 15 तारीख को बैच शुरू है। और इस बैच के अंदर जो है CGL की पूरी जो है, जो टीम जो है CGL की बेहतरीन टीम है, उसको उतारने का काम किया जाएगा। बिल्कुल गलत उत्तर है कईया का। सोमवती अमावस्या इसका उत्तर होगा। सोमवती अमावस्या जो है, सोमवती अमावस्या का दिन जो है फल्गु के फरल गांव के अंदर जो है सोमवती अमावस्या का दिन क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, कार्तिक की अष्टमी को एक त्योहार मनाया जाता है हरियाणा में। कार्तिक की अष्टमी को एक त्योहार मनाया जाओ, जिस त्योहार का नाम क्या है? अहोई माता। कार्तिक की अष्टमी को, ठीक है, कार्तिक की अष्टमी को अहोई माता एक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और हरियाणा में कार्तिक पूर्णिमा बहुत पूजनीय है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर के ऊपर जींद जिले के रामराय, पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा, कपाल मोचन, यमुनानगर, इन जगह के ऊपर कपाल मोचन, अन्य और भी जगह है, इन जगह के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने आप को ऐसा माना जाता है कि पापों से क्या हो जाती है? मुक्ति मिल जाती है। और इसके अंदर ब्रह्म सरोवर भी शामिल है। ब्रह्म सरोवर के यहाँ पूर्णिमा की जाती है। ठीक है, पावस ऋतु के अंदर जो है नाग पंचमी भी हरियाणा प्रदेश का क्या है? प्रमुख त्योहार है। सोमवती अमावस्या इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? नए मुख्य सचिव बनाए गए हरियाणा के।
पहले वाले जो थे उनका स्थान लिया है। वो कौन है? केसनी आनंद अरोड़ा, जयदीप सिंह हो सकते हैं, या फिर वो संजीव कौशल हो सकते हैं, या फिर वो विक्रांत मलिक हो सकते हैं। तो हरियाणा के नए वो कौन बनाए गए हैं? 8:40 हो चुकी है, बताओ शाबाश, बिल्कुल सही है। संजीव कौशल जो है वो हरियाणा प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल हरियाणा के मुख्य सचिव अभी बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य दिव्यांग बोर्ड के उपायुक्त कौन है? हरियाणा राज्य दिव्यांग बोर्ड जो है इसका उपायुक्त पूछ रहे क्या है भाई? पढ़ेगा तो ब्याह भी होगा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाओगी, हो जाएगा ना बूढ़ा मुंह करा है। ब्याह तो हो क्या रहोगा, चाहे प्यार से हो चाहे हथियार से। ब्याह तो हो क्या रहोगा, चाहे प्यार तो हो चाहे हथियार तो हो। नौकरी रहने दे, कौन सुना बूढ़ा मुंह करके, एक छोरी नौकर सरी में बात ना करया करो। ठीक है, तो राजकुमार मक्कड़ कौन है? राजकुमार मक्कड़ जो है राज्य दिव्यांग बोर्ड के उपायुक्त कौन है? राजकुमार मक्कड़ जो है राज्य दिव्यांग बोर्ड के उपायुक्त हैं। नवंबर 2021 तक डेट देख लियो भाई, क्या है नवंबर 2021 तक हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में सर्वश्रेष्ठ रहा है? नवंबर 2021 जो है, नवंबर 2021 तक कौन सा जिला जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है लिंगानुपात के अंदर प्रदर्शन करने में? गुड़गांव हो सकता है, वो रोहतक हो सकता है, अंबाला हो सकता है, वो सोनीपत हो सकता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, सागर दैया, रोहतक। ठीक है, रोहतक जो है नवंबर 2021 तक लिंगानुपात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? रोहतक जिले ने किया है। हरियाणा के किस जिले में अलग पद्धति से देश का पहला हेलीपैड बनाया जाएगा और इसे जिले को किसके रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा? तो हेली हब के रूप में भी इसको विकसित करने का काम किया जाएगा। तो अलग से हेलीपैड हरियाणा के गुरुग्राम गुरुद्रोण नगरी जो है, हरियाणा की साइबर सिटी, हरियाणा की मिलेनियम सिटी, हरियाणा की मनोरंजन सिटी जो है गुड़गांव के अंदर जो है ये काम किया जाएगा। करनाल उत्तर गलत है। टेलीग्राम चैनल जो है इसका नाम जो है जीके परवीन उड़ानी, सर्च कर लियो, नुक्की पीडीएफ जो आपने इसकी मिल जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तड़का फिर क्लास होगी ठीक शाम 7:30 से लेकर लगभग 8:45-9 बजे तक अपनी क्लास रहेगी। तो तड़का फिर होगी रेगुलर, हर रोज क्लास चलेगी डेली की डेली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ, जिसने एसएससी सीजीएल वगैरह एचएसएससी की तैयारी करनी है, स्पेशल जीएस का नेशनल जीके का बैच 15 फरवरी सुबह 9 बजे लीसो ऐप के ऊपर आ जाऊंगा। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे।